हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे पहला चैप्टर होता है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद में आता है गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। फिर आता है हमारा वैद्युत विभव और उसके बाद में आता है संधारित्र। तो देखिए, हम स्थिर वैद्युतिकी को कहते क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी होता है जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में हो, यानी कि रुका हुआ होगा, तो उसको स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है। यहाँ मोशन इन डायनामिक्स नहीं होगा, मतलब चलता हुआ मोशन नहीं है। ठीक है। चलती हुई गति नहीं होगी, लेकिन स्टैटिक्स होगा, रुका हुआ होगा कोई चार्ज। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। इसमें हम कूलाम के नियम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में आवेश के बारे में बात करेंगे। फिर वैद्युत बल रेखा और वैद्युत क्षेत्र चलेगा। ठीक है। तो वीडियो कम से कम 4 टॉपिक्स में होने वाली है, यानी कि 4 वीडियो बनेंगे इसके ऊपर, एक चैप्टर के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा आवेश। फिर उसके बाद में आता है आवेशों के प्रकार, आवेशों के गुण, फिर कूलाम का नियम और सदिश स्वरूप, और उसके बाद में एक और पॉइंट जोड़ लें तो सदिशों कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है। ये 3 चीजें आती हैं इसके अंदर। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं आवेश क्या है। तो देखिए, आवेश जो होता है किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं। तो आवेश क्या चीज है? आवेश बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या प्रोटॉनों की संख्या को। तो आवेश क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। अब देखिए, इतनी परिभाषा हो गई। आवेश अगर पूछ लेता है तो आवेश क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आवेश कहते हैं। इसको काय से रिप्रेजेंट करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। ठीक है। क्यू क्या है हमारा? क्यू होता है आवेश। ठीक है। एन क्या होता है? संख्या। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक। इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है प्लस, देखिए इलेक्ट्रॉन यानी कि प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का मान है। अगर प्लस है तो प्रोटॉन हो जाएगा, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। एन क्या है? संख्या। क्यू क्या है? आवेश। ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन बनता है कि एक कूलम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? ठीक है। एक तो पहले भी देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, आवेश हो गया, आवेशों के प्रकार। ठीक है। आवेशों के प्रकार की तरफ चलते हैं। तो प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? इसके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनावेश। ठीक है। धनावेश यानी कि प्रोटॉन की बात करेगा, और दूसरा होता है ऋण आवेश। क्या होता है? ऋण आवेश। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। यानी कि धनावेश प्रोटॉन है, ऋण आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का मान भी पता चल गया हमको। ठीक है। अच्छा, आवेशों के गुण क्या है? ठीक है। आवेशों के गुण पता करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज नंबर 1, 3 4 5 6 गुण है इसके, वो हमको देखना है। सबसे पहली चीज, आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? नंबर 1 एक तो होता है प्रतिकर्षण। ठीक है। नंबर दूसरा, इसके अंदर क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। ठीक है। अच्छा, आवेश जो होते हैं हमेशा योग होता है इनका। क्या होता है? आवेशों का योग होता है। ठीक है। आवेशों का क्या होता है? क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण। ठीक है। ठीक है। और आवेश क्या होते हैं? संरक्षित रहते हैं। क्या होते हैं? संरक्षित। अब इनका मतलब क्या है? ठीक है। देखिए, आवेशों के जो प्रकार है, या फिर आवेशों के प्रकार तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है क्या हमारा? धनावेश होता है। दूसरा क्या होता है? ऋणावेश होता है। ठीक है। प्रतिकर्षण क्या है? आकर्षण क्या है? देखिए, प्रतिकर्षण होता है अगर दोनों आवेश कैसे हैं? समान है। ठीक है। तो समान आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है। यानी कि आवेशों की प्रकृति अगर समान है तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? समान आवेशों में प्रतिकर्षण। ठीक। इसका मतलब क्या? तो अगर, ठीक है, प्रतिकर्षण होता है, सपोज कीजिए ये कोई वाल है, ये कोई दीवार है, इसके ऊपर हमने एक धनावेश इस तरह से लटका दिया गया और दूसरा धनावेश इस तरफ लटका दिया। तो ये दोनों समान चार्ज है, समान आवेश है, तो इनके अंदर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक ऋणावेश लिया और दूसरा यहाँ पर एक ऋणावेश लिया। ठीक है। तो अगर समान आवेश है, आवेश कैसे है? समान है, तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी कि एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ठीक है। इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। इतनी चीज समझ में आ गई? प्रतिकर्षण बल होता है। अब ये भी आवेश क्या करेगा? इस वाले आवेश को इधर की तरफ फेंक देगा। ठीक है। ये फिगर ए हो गया और ये फिगर बी हो गया।
ठीक है, यानी कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो क्या है, इनके बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, यानी कि ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरा आता है आकर्षण। आकर्षण क्या होता है, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण, यानी कि आवेश कैसे होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, विपरीत प्रकृति के। तो विपरीत आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, विपरीत आवेश का मतलब क्या है, सपोज कि हमने यहाँ पर एक बॉल लिया और इस पर एक धनावेश लटका दिया और इस पर एक ऋण आवेश लटका दिया, तो अब ये आवेश क्या करेंगे, ठीक है, ऋण आवेश धन की तरफ जाएगा और धनावेश ऋण के पास आएगा, तो इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये क्या चीज है, आकर्षण है। ठीक है, आकर्षण। और ये दोनों क्या चीज है, ये दोनों होते हैं प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, अब आवेशों का योग क्या है, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि एक +2 कूलम का रखा हुआ है और दूसरा -2 कूलम का इसके अंदर। तो आवेशों का क्या होता है, हमेशा योग होता है। आवेशों को क्या करते हैं, योग करते हैं। अब सपोज कीजिए ये कोई फील्ड थी, ये कोई एक एरिया था, इसके अंदर +2 कूलम का आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर भी +2 कूलम का आवेश रखा हुआ है। तो इन दोनों का जो कुल आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा +2 और +2, यानी कि कितना हो गया, +4 कूलम। यानी कि ये पूरा सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क करेगा, जैसे इसके अंदर 4 कूलम का आवेश है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, यहाँ पर 3 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर -2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। क्लियर, अब इनका जब योग करेंगे तो प्लस और माइनस 1 होने की वजह से ये कितना हो जाएगा, 1 कूलम का चार्ज। अच्छा, प्लस का चार्ज ज्यादा है, माइनस का चार्ज कम है, तो इसके ऊपर कैसा आवेश आएगा, धनावेश होगा। यानी कि ये पूरा किस तरह से व्यवहार करेगा, जैसे कि ऊपर धनावेश है। क्या है, धनावेश। क्लियर, यानी कि दोनों आवेशों का इस पर कैसा योग होगा, इस पर भी धनावेश निकालेगा। ठीक है, अब सपोज करते हैं हमने कोई तीसरा सिस्टम लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर -1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। तो इन दोनों का जब योग होगा तो ये क्या हो जाएगा, आवेशों का मान 0 होता है। आवेश क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या है, उदासीनता है, यानी कि न्यूट्रल है, यानी कि ये कोई चार्ज की तरह व्यवहार नहीं करेगा, एक उदासीनता की तरह ये पड़ा रहेगा। जैसे सपोज कीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पानी हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बन जाएंगे, दोनों का जब योग होगा तो एक उदासीनता का इनके अंदर गुण आ जाएगा, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन इनके अंदर होगा। ये आवेशों का योग होता है। आवेशों का क्वांटिकरण का मतलब क्या है कि आवेश जो है हमेशा या तो इस तरह से मिलेंगे। क्वांटिकरण का मतलब होता है जिसका क्वांटाइजेशन करते हैं तो Q + Ne की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आवेश का मान 0 हो सकता है, यहाँ से पता चलेगा, या फिर +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, लेकिन कभी भी आवेशों का जो मान है, ठीक है, वो किस तरह से नहीं मिलेगा, जैसे 0.5 कूलम, ये नंबर के बारे में बता रहा है। क्लियर, आवेश क्या होते हैं, हमेशा संरक्षित रहते हैं। संरक्षित का मतलब क्या होता है, कंजर्व रहते हैं। कंजर्व का मतलब क्या है कि जैसे Na के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है, तो Na की वैलेंसी कितनी होती है, 11 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 17 होती है। तो NaCl यानी कि 17 और 11 कितने हो गए, टोटल 28 चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, यानी कि हम क्या समझते हैं, संरक्षित समझते हैं। संरक्षित क्या चीज है, ठीक है, तो संरक्षित समझने के लिए हमको करना क्या है, आवेशों का योग क्या होता है, संरक्षित होता है। जैसे हम लिख लें सोडियम, ठीक है, एक कंपाउंड सोडियम लेते हैं, दूसरा एलिमेंट हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक तत्व लेते हैं सोडियम और दूसरा तत्व लेते हैं क्लोरीन। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11, और क्लोरीन का कितना होता है, 17, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 11, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 17। जब सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बना लेता है, NaCl। अब जब NaCl एक कंपाउंड बन गया तो इसके पास अब कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 और 11, यानी कि कितने हो गए, 28 इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित है। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जब Na के ऊपर प्लस हो जाएगा +1, तो अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास वो कितने हैं, 10 हैं, और क्लोरीन के पास कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। जब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया तो ये कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब अगर ये रिएक्शन इसी फॉर्म में होती है, यानी कि Na क्या करेगा, इसको +1 चार्ज दे देगा। जब इसको +1 चार्ज दे देगा तो ये NaCl एक बॉन्ड बना लेगा, तो इसके पास कुल चार्ज कितने हो गए, 28। ठीक है, संरक्षित का मतलब होता है आवेश को ना पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर ये हो जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ पर हमने बात कर ली आवेशों की। ठीक है, अब चलते हैं कूलाम का नियम। तो देखिए कूलाम का नियम क्या चीज है, सबसे पहली चीज कूलाम का नियम समझते हैं, उसके बाद में आवेश हो गए, आवेशों के प्रकार, आवेशों के गुण, दोनों चीजें हो चुकी। ठीक है, ठीक, तो अब चलते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम क्या चीज है, यानी कि हम बात कर रहे हैं अब
कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम जो कहता है, कूलाम का नियम सबसे पहली चीज, कूलाम के नियम की प्रकृति क्या है? कूलाम का नियम जो होता है प्रतिकर्षित बल का होता है और आकर्षित बल। यानी कि कूलाम के नियम से हम क्या फाइंड करेंगे, क्या पता करेंगे? सबसे पहली चीज हमको मालूम चला है, इससे बल फाइंड करते हैं, यानी कि बल निकालते हैं। दूसरी चीज है कि ये प्रतिकर्षण भी हो सकता है और दूसरा बीच आकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कूलाम का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार होता क्या है कि इनके बीच में लगने वाला बल, सपोज कि हमने यहाँ पर ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू वन ले लेते हैं और ये हमारे पास प्लस क्यू टू दूसरा चार्ज रखा हुआ है। एक कंडीशन बनती है ये वाली कि एक यहाँ पर माइनस क्यू वन चार्ज रखा हुआ है और दूसरा यहाँ पर माइनस क्यू टू चार्ज रखा हुआ है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि एक प्लस क्यू चार्ज हो और दूसरा हमारे पास माइनस क्यू टू चार्ज हो। अब ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, यही तीन कंडीशन है बनती है। तो इनके बीच में देखिए एक ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, सपोज कर लिया इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है। ठीक है, और यहाँ भी ये भी कितने दूरी पर रखे हुए हैं, आर दूरी पर रखे हुए हैं, ये भी कितने दूरी पर रखे हुए हैं, आर दूरी पर रखे हुए हैं। तो देखिए ये वाला आवेश इस पर कुछ बल लगाएगा। ठीक है, ये वाला आवेश इस पर कुछ बल लगाएगा, यानी कि ये बल लगा देगा यहाँ से F12। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा F21, 2 पर बल लग रहा है 1 की वजह से। क्लियर, अभी वेक्टर फॉर्म नहीं समझा रहे हैं, प्रतिकर्षित बल लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला आवेश क्या करेगा, इसको दूर की तरफ फेंकेगा और ये वाला आवेश क्या करेगा, इसको दूर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, माइनस प्रकृति के हैं दोनों, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगा देंगे। ठीक है, यानी कि F पर ये कुछ इधर लगा रहे होगा, ये F पर कुछ इधर लगा रहे होगा। ठीक है, अब माइनस क्यू टू इस पर बल लगाएगा, तो ये माइनस क्यू टू और इनके बीच में जो बल लगता है वो बल जो होता है आकर्षण का होता है। यानी कि यहाँ पर कौन सा बल है, यहाँ पर बल है आकर्षण का। ठीक है, और यहाँ नहीं, आकर्षण नहीं है, यहाँ पर समान प्रकृति के, तो प्रतिकर्षण है, यहाँ पर क्या है, प्रतिकर्षण। और यहाँ भी कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का। इतनी चीज समझ में आ गई। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, अगर देखिए दो या दो से ज्यादा लेंगे तो हम क्या समझेंगे वहां पर कि आवेशों का अध्यारोपण हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहां पर लग रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अध्यारोपण हमको निकालना है, वो अगली कंडीशन होगी। अभी इसके बाद में वेक्टर फॉर्म आएगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है इन दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, यानी कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, तो इसका और इसका गुणनफल क्या होगा, Q1 और Q2 होगा। ठीक है, और सेम इसी तरीके से इन दोनों का क्या होगा, Q2, यानी कि Q1 और Q2 होगा, इनका भी गुणनफल कितना होगा, Q1 और Q2। तो इन दोनों आवेशों का जो गुणनफल है वो उनके बीच में लगने वाले बल के अनुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स बल। ठीक है, दोनों। अब दूसरी चीज है कि बल किस पर निर्भर करेगा, दोनों आवेशों की प्रकृति पर। दूसरा क्या, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। ठीक है, ये हो गया। तो कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को यानी अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो इतनी तांग लेके आते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब बल का मात्रक क्या होता है, जब कोई सा भी बोलो बल का मात्रक हमेशा न्यूटन होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और इसकी अगर विमा निकालें तो विमा जो हो जाएगी इसकी L/2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी विमा होती है डायमेंशन। ठीक है, और क्योंकि चार्ज की विमा क्या होती है, AT होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है, सदिश स्वरूप यानी कि वेक्टर फॉर्म क्या चीज होती है इसकी। ठीक है, तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या कहता है कि दो आवेशों के बीच में, देखिए इन्हीं आवेशों को लूंगा, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, रुक जाइए, सदिश स्वरूप से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। अभी इन दोनों के बीच में माध्यम क्या है, अभी दोनों के बीच में माध्यम हवा है। क्या है, हवा। ठीक है, तो हवा का जो K होता है उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, और अगर हवा के बीच में बाद में कोई और माध्यम आ जाए, कोई और माध्यम आ जाता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम K की वैल्यू क्या है, यहाँ पर K की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं,
तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाता है। ठीक है, अब लगने वाला बलों के बीच में कोई माध्यम हो, ठीक है, जैसे कोई माध्यम पानी हो सकता है, लोहा हो सकता है, कुछ चीज है, दो उनके बीच में रख दिया गया, अब बल निकालना है। ठीक है, तो देखिए हवा में बल, ठीक है, यानी कि निर्वात में या हवा में दो एक चीज बात होती है। ठीक है, तो निर्वात में जो बल आता है, निर्वात, ठीक है, निर्वात में बल, तो निर्वात में बल तो होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर K की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, Q1 Q2/r²। अभी किसी माध्यम में निकालना है, किसमें, माध्यम में। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, हवा, पानी, हवा तो हो चुका, हवा भी माध्यम है, पानी और लोहा कुछ भी हो सकता है। तो F मीडियम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर एक K आ जाएगा। ठीक है, ये K क्या है, माध्यम का नियतांक है। ठीक है, दूसरा Q1 Q2/r², ये किसी माध्यम में लगने वाला बल है और ये हवा में या निर्वात में लगने वाला बल है। अच्छा, इन दोनों का अनुपात निकाल लें। ठीक है, अगर इन दोनों का अनुपात निकाल लें तो सपोज करा हवा में बल और दूसरा माध्यम में बल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2/r², और यहाँ पर नीचे रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर एक K बचा के चल रहे। ठीक है, तो देखिए इससे ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो चुकी है, Q1 से Q2 कैंसिल हो गया, यानी कि F/Fm = कितना हो गया, 1/K। क्लियर, यहाँ पर 1/K नहीं, ये पूरा कट गया और नीचे 1/K है, ये हो जाएगा इस तरह से, यहाँ तो 1 बच गया और ये हो जाएगा 1/K। तो K क्या होगा, ऊपर पलटी खा जाएगा, यानी कि F/ कितना हो गया, Fm = K। ठीक, यहाँ तक हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/K हो गया। अब देखिए ये हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं कि क्या बात करते हैं इसके बाद में, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो देखिए सदिश स्वरूप क्या होता है, कूलाम का नियम जो है बल है, और बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब इसके अंदर परिमाण भी होगा और दूसरा दिशा भी होगी इसके अंदर। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप। ठीक, अब सदिश स्वरूप क्या कहता है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है कि परिमाण और दिशा दोनों होंगे। ठीक है, इसके अंदर सपोज कीजिए ये Q1 तो एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है, इससे r मीटर डिस्टेंस पर एक Q2 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब Q1 जो है Q2 पर कुछ बल लगाएगा। ठीक है, कुछ बल लगाएगा और Q2 Q1 पर कुछ ताकत लगाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ताकत लगा रहे हैं। इनकी ताकत क्या है, एक जैसी है, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि Q1 चार्ज जो है Q2 पर बल लगाएगा। ठीक है, किस पर, Q1 चार्ज किस पर लगा रहे हैं, 2 पर, किसकी वजह से लगेगा, 1 पर, तो इसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। क्लियर, इसी तरीके से Q2 चार्ज इसके ऊपर लगा देगा, इसके ऊपर Q2 चार्ज है तो ये कुछ बल लगाया इसके ऊपर, वो कितना हो जाएगा, F12 हो जाएगा। अच्छा, जब यहाँ पर F12 है तो दिशा इसकी कितनी हो जाएगी, R21, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, R12 है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, R हो गई। ठीक है, तो कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप जो बताता है वो ये बताता है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F। ठीक है, वेक्टर F हो गया। अब किसकी वजह से लगा रहे हैं, F12, जब यहाँ पर 12 हो गया तो यहाँ पर R21 कैप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इंगित वेक्टर या एकांक वेक्टर होता है, इसका फॉर्मूला होता है r कैप = वेक्टर r/r। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, r कैप, अब जब डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन जो है 3 दिशा में हो सकती है, 2 दिशा में हो सकता है, एक दिशा में भी हो सकता है, कोई भी अक्ष पे, x अक्ष ले लिया, y अक्ष ले लिया और z अक्ष ले लिया। x के अलोंग क्या होता है, i के, y के अलोंग क्या होता है, j कैप, और z के अलोंग क्या होता है, k कैप होता है। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो वेक्टर r आएगा, वेक्टर r = कितना हो जाएगा, rx i कैप प्लस ry j कैप प्लस rz k कैप। क्लियर, और जब इसका मैग्नीट्यूड या मोड निकालते हैं तो इसको ऐसा कर देते हैं, √r(x) का स्क्वायर प्लस r(y) का स्क्वायर प्लस r(z) का स्क्वायर। ये हमारी डायरेक्शन हो जाती है। तो इसको जब हम चेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²।
आर स्क्वायर ले लें यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा क्यू। क्लियर? अच्छा, ये F12 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से F21 लगा लिया होगा, तो F21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4π/ε0 Q1 Q2। अब डायरेक्शन 21 पे लग रही है तो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी R12 कैप अपॉन R का क्यू। ये हो गया, यानी कि ये क्या होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं, इसका बल इस दिशा में है और इसका बल इसके ऊपर इस दिशा में है, तो ये क्या है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि F12 जो बल लगाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा F21 के, यानी कि नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, ठीक है। जब F12 विपरीत है तो R12 कैप और R21 कैप भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो कूलाम का जो सदिश स्वरूप, कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब देखिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यहाँ पर हो चुका, न्यूमेरिकल अभी नहीं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल इनके बाद में कराऊंगा, ठीक है। यानी कि अभी जो इस वीडियो के अंदर जितना टॉपिक आएगा उसको न्यूमेरिकल में अभी करा दूंगा, ठीक है। चलते हैं जरा। अब आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि अध्यारोपण। अब अध्यारोपण क्या है भैया? ठीक, तो अध्यारोपण कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन का मतलब है कि जब एक ही चार्ज के ऊपर एक से ज्यादा चार्ज जो है, एक आवेश के ऊपर एक से अधिक आवेश बल, यानी कि ऐसे समझो, जब एक ही आवेश पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं, एक से अधिक बल कार्यरत करते हैं, तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अब अध्यारोपण का सिद्धांत हमको समझना है, तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत समझने के लिए सपोज किया हमने यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज रखा हुआ है। जब दो या दो से ज्यादा हो, ठीक है, दो तो हो चुके, अब दो से ज्यादा हो, ठीक है, यहाँ पर एक Q3 चार्ज रख लिया, यहाँ पर हमने एक Q4 आवेश रख लिया, ठीक है, इस तरह से, और डॉट 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 करके नए आवेश रखे हुए हैं, इस तरह से यहाँ पर एक हमने अनंत आवेश रख लिए, कितने भी रखे हुए हो, ठीक है। अब जब अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा तो देखिए हम क्या करेंगे, सपोज कि ये Q3 इस पर चार्ज लगा, आवेश लगा, ये आवेश जो है इस पर बल लगाएगा, Q2 आवेश इस पर बल लगाएगा, Q4 इस पर लगाएगा, Qn इस पर लगा रहे होगा, इस तरह से, ठीक है। तो सपोज किया इन दोनों के बीच की दूरी जो है कितनी है, सपोज कर लिया इन दोनों के बीच की दूरी R12 है, ठीक है, यानी कि ये वाला आवेश इस पर लगा रहा है और इसकी दूरी जो है वो कितनी है R13 है। सारे बल Q1 पर कार्य करते हैं। अब Q4 की दूरी कितनी है R14 है, इसी तरीके से Qn की दूरी कितनी है R1n है, ठीक। यानी कि आवेश क्या कौन सा वाला है, एक आवेश है Q1, इस पर ये सारे आवेश बल लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक। अगर Q2 पर लगाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे कि Q1 की डायरेक्शन इस पर, Q3 की Q2 पर, Q4 की Q1 पर, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, इसका बोर्ड में या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, या तो किसी त्रिभुज के ऊपर 3 आवेश रखा देगा, ठीक, या फिर किसी वर्ग के ऊपर 4 आवेश रखा देगा, किसी एक आवेश पर पूछ लेगा बल कितना लगेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज है, जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, ठीक है, यानी कि Q1 Q2 पर लगा रहा है और Q2 Q1 पर लगा रहा है, तो इसकी दिशा इस तरफ होगी, यानी कि Q2 Q1 पर लगा रहा है, यानी कि F12 की वजह से बल पर बल लग रहा है, ठीक है, इसकी वजह से F2 1 हो जाएगा, ठीक है। लगाना किस पर है, Q1 पर। अब देखिए Q4 किस पर बल लगाएगा, Q1 पर, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ पर, यानी कि Q1 4, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन इस पर इधर हो जाएगी Q4 1, ठीक है। इसी तरीके से R1 है लगा रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा F, यहाँ F ले भाई F, ठीक है, और यहाँ पर भी R1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी F1 है 1 4 लेना, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया F1 है, तो ये F4 1 हो जाएगा, क्लियर। यानी कि सारे आवेश किस पर बल लगा रहे हैं, इस पर। अच्छा, जब जी इस फॉर्म में आने लगे तो वेक्टर का एक फॉर्मूला जो था परिणामी वेक्टर निकालते हैं इसमें, तो वेक्टर R इक्वल टू हो जाता है
वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। दूसरा टेन थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं टेन अल्फा, तो टेन अल्फा कितना हो जाता है यहाँ से बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दिशा के लिए होता है, ये परिमाण के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हमको क्या पता चला, F1 पर जो बल लग रहा है वो कितना है F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n, ठीक है। अब देखिए F12 पर जो बल लगेगा तो कूलाम का नियम भी हमने समझाया था, उसके अनुसार क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। क्लियर, कूलाम का नियम हो गया। प्लस इसी तरीके से जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में मिल जाएगा, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। प्लस डॉट 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 करके इस तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर हो गया। क्लियर। इसी तरीके से जब F2 पर निकालेंगे तो F2 पर कितना आ जाएगा, F2 पर जो बल होगा वो आएगा हमारा F21 प्लस F23, 2 पे तो लगाएगा नहीं, F23 प्लस कितना हो जाएगा F24 प्लस डॉट 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 F2n, ठीक है। यानी कि अब सारे बल किस पर कार्य कर रहे हैं, इस पर कार्य करेंगे। ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर लगा रहे होगा, इस तरह से इस पर लगाएगा और ये इस पर लगाएगा, तो सारे बल अब किस पर कार्य करते हैं, इस पर, यानी कि 2 पर। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, प्लस डॉट 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 Q2 और Qn अपॉन R2n का स्क्वायर। तो ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि जब एक या एक से अधिक बल किसी वस्तु के ऊपर लगते हैं, किसी आवेश के ऊपर लगते हैं, यानी कि एक से ज्यादा आवेश रखूंगा तो उसके ऊपर जो लगने वाला बल होगा वो किससे निकालेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब जरा बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। किसकी, वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या चीज है भैया, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, ठीक है। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत बल रेखाओं को सीधा सीधा 4 5 6 गुण पूछ लेता है अपने बोर्ड के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज है कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम चलते हैं वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं, तो ये क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं कि एक आवेश है उसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन निकलती हैं, ठीक है। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं सबसे पहली चीज क्या होती है, काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है, ठीक है। यानी कि इनको देखा नहीं जा सकता, क्लियर, लेकिन कुछ बल का एहसास होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक है। क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। दूसरा, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद यानी कि एक दूसरे को काटेंगे नहीं। तीसरी चीज क्या है कि ये एक दूसरे से लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करेंगे कि एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक है। ये कहाँ सबसे पहली चीज है, धन से ऋण तक चलती है, धन से ऋण तक, ऋण तक एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, लंबाई में फैल जाती हैं, सिकुड़ने में, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक है साहब। 5 नंबर चीज, अगर वैद्युत बल रेखा एक समान नहीं है, ठीक है, असमान है, तो उनके ऊपर खींची गई एक रेखा उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी, यानी कि असमानता के लिए लेकर चलेगी। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं सबसे पहली चीज। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं सबसे पहली चीज क्या है, काल्पनिक है, तो इनको क्या है डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला जो लाइन है उसको समझते हैं, लाइन समझ विज्ञान। देखो वैद्युत बल रेखाएं एक धनावेश है, अच्छा धनावेश पहले समझ लेते हैं। धनावेश से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बाहर की ओर निकलेंगी और ऋणावेश पे जो बल रेखाएं आएंगी वो अंदर की ओर आएंगी, क्लियर। यानी कि धनावेश से कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है धनावेश से वो बाहर की तरफ होती है। कैसी होती है, बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ भाग रहेंगी, क्लियर। और दूसरा ऋणावेश पे जो होता है वैद्युत बल रेखा अंदर की तरफ आती है। कैसे आती है, अंदर की तरफ आती है, क्लियर। यानी कि धनावेश है।
पहली चीज वैद्युत बल रेखाएं किससे निकलेंगी, एक धनावेश से निकलेंगी और दूसरा ऋणावेश से निकलेगी। यानी कि अगर समान प्रकृति के हैं, ठीक है, तो एक परवलयाकार रूप बना लेंगे, ज्यादा है तो उसी की तरफ झुक जाएंगी, कम वाले की तरफ ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। ये सब कंडीशन होती हैं। तो वैद्युत बल रेखा सबसे पहली चीज क्या है, काल्पनिक है, यानी कि सबसे पहली चीज है धन और ऋण। इस वाले पॉइंट को पहले समझते हैं। वैद्युत बल रेखा धन से चलती हैं और ऋण पर खत्म होती हैं। कहां से चलती है, धन से निकलेंगी और ऋण पर खत्म हो जाएंगी। तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा ऐसे होती है, ठीक है, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे चलती हैं। कहां से चलेंगी, धन से चलेंगी और ऋण पर खत्म होंगी, इस तरह से, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन होती है, इनकी दिशा भी बाद में दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम केवल वैद्युत बल रेखा बना लेते हैं, इस तरह से ये निकल सके, ठीक है। इस तरह से ये चल रही है, कुछ इधर से आ जाएंगी, कुछ इधर से आ जाएंगी, ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है, कुछ ऐसे इधर की तरफ आ जाएंगी। इमेजिनरी लाइन तो इनकी दिशा कहाँ होती है, ऋण से धन से चलती है और ऋण की ओर खत्म होती है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, क्लियर हो गया। कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ प्लस आगे से रखा हुआ है और यहाँ पर आगे से रखा हुआ है कि वैद्युत बल रेखा एक ऐसे निकल गई और दूसरी ऐसे जा रही है, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दूसरी चीज है, ये काल्पनिक होती हैं, एक इमेजिनरी होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, मतलब कहने का है कि ये एक दूसरे से आपस में दूर जाएंगे, ठीक है, कभी पास नहीं जाएंगे, असमानता, ठीक। अगर सपोज कीजिए वैद्युत बल रेखा इस तरह से जा रही है, ठीक है, इस तरह से, यानी कि ये जा रही है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकल रही है, अगर हमने किसी बिंदु पर यहाँ पर, यहाँ और यहाँ, ठीक है, ये 3 पॉइंट खींचिए, तो जब हम इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरह से, ठीक है, ये पॉइंट ए मान लिया, इस तरह से इसके ऊपर यहाँ से ये स्पर्श रेखा निकलेगी, ठीक है, और ये पॉइंट हमने कुछ सी मान लिया, ये इसको इस तरह से स्पर्श करती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये जो होगा वैद्युत बल रेखाएं की जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करती हैं कि वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है या इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वैद्युत बल रेखा एक तरफ से सघन है और दूसरी तरफ से फैल रही है, जैसे इस तरह से है वैद्युत क्षेत्र इस वाले बिंदु पर और इस वाले बिंदु पर, पूछ रहा है तीसरे, ये 3 बिंदु है ए बी सी, ये 3 बिंदु हमने मान लिए ए बी सी। तो पूछ रहा है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी या सबसे कम होगी। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सब तरफ समान होती है, ठीक है। और अगर इस तरह से फील्ड आ रही है, इस तरह से, और यहाँ पर उसने कोई ए पॉइंट दे दिया और यहाँ पर कोई बी पॉइंट दे दिया, अब पूछ रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी। तो सघन वाला जो होता है, यानी कि डेंस एरिया जो होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है, यानी कि ई ए पर ज्यादा होगी, किससे, ई बी से। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं अब इसके तो इसका जो है न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला, सबसे पहला न्यूमेरिकल आवेश पर है। अभी तक हमने 2-3 फॉर्मूले समझे हैं, उन्हीं के ऊपर निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला है हमारा कूलाम का नियम का, पहला है आवेश का, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो, यानी कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलाम आवेश में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, Q = NE था, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें Q का मान कितना दिया हुआ है, 1 कूलाम दिया हुआ है, और E का मान तो हम जानते हैं तत्काल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ऋण लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। अब हमें निकालना क्या है, n का मान निकालना है, यहाँ से n का मान। तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे और ऐसे कर देंगे n = Q/E। Q का मान कितना दिया हुआ, 1 कूलाम, और इसका E का मान कितना दिया हुआ, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब हमको करना क्या है, ये भी 1 कूलाम में, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसका हमें सीधे सीधा मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यानी कि 1 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 10/16, और 10 की घात माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो पाई की रहेगी +19। यहाँ पर 16 काटा, 2 8 16, 2 5 10, 8 से काटेंगे इसको तो 8 कितना हो गया, यानी कि न जाने का
जीरो, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दिया, 8 से 48, फिर एक जीरो और बढ़ाया यानी कि बचा कितना 2, तो 8 दूनी 16, फिर बचा कितना 4, 8 पंजे 40 यानी कि 10 की घात 19। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया 625 इंटू 10 टू दी पावर, पॉइंट हटाने नीचे तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 3 जीरो बढ़ गए यानी कि 10 की घात 3, और 10 की घात 3 को ऊपर लेके गए तो कितना हो गया 625 इंटू 10 टू दी पावर 60। क्लियर, प्लस की ऊपर जाकर काय हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन दिए गए तो उसके ऊपर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा, और जब निकाले गए हैं उससे तो धन आवेश होगा, और जब दिए गए हैं तो उसके ऊपर ऋण आवेश होगा। क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर माध्यम का प्रारब्धतांक यानी कि के का मान पूछ ले पानी में तो कितना होता है 81 होता है, क्या होता है 81, और कोई मेटल की रॉड ले ली तो कितना होता है इन्फिनिटी, और हवा में कितना होता है 1। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक, इसी तरीके से एन का भी मान निकाल सकते हैं और ई का तो हमें पता ही होता है, और क्यू का भी मान निकाल सकते हैं, उसमें संख्या दे देगा और पूछ लेगा। यह क्वेश्चन दे रहा है 7n14 में पूछ रहा है आवेश कितने हैं, आवेश कितना होगा, यानी कि 7n14 क्या है, नाइट्रोजन है, क्या है नाइट्रोजन, और ये क्या होता है 7 क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर कितनी है 7 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि ये परमाणु भार है उसका। ठीक है, आवेश का मान पूछ रहा है तो आवेश का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू एन ही लगा देंगे, एन की वैल्यू कितनी दी है 7, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, अब इसका मान लगाएंगे 7 6 42 हो गया, और 7 एकम 7 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, इतना बहुत सा चार्ज है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है कि दो आवेश रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दो आवेश रखे हुए हैं इस तरह से, सब कुछ किया यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि दो आवेशों का जो मान दिया हुआ है Q1 दिया हुआ है 2 कूलम, और Q2 दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम ले लो, और इसको दे दो हम Q2 इक्वल टू दिया हमने 4 माइक्रो कूलम। ये दोनों आवेश कहाँ रखे हुए, निर्वात में, तो निर्वात में के का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रखे हुए हैं। पूछ रहा है इनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं, Q1 की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी 2 माइक्रो कूलम, इसको माइक्रो कूलम में निकालना चाहे तो माइक्रो कूलम में निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर आंसर माइक्रोमीटर आ जाएगा, हम इसको कूलम में चेंज कर लेते हैं, तो 1 माइक्रो कूलम कितना होता है, 1 माइक्रो कूलम होता है 10 की पावर -6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। इसी तरीके से Q2 का मान कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। ठीक है, आवेश की बात, अब इसको सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करते हैं तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -2, यानी कि -2 का गुणा कर देते हैं। इनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, लगने वाला बल, तो हम जानते हैं 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10 की घात 9 होता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बल निकाल दो, तो बल निकालने का फॉर्मूला है हमारा सीधा सीधा क्या 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये होता है। अब इसकी जगह तो हमने रख दिया 9 × 10 की घात 9 इंटू Q1 की जगह कितना रखा हमने 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, और इसकी जगह कितना रखा हमने, अगला आया 4 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन R की जगह कितना रखा 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सीधा सीधा क्या है, इसको 4 दूनी 8 हो गए, 8 9 8 72 हो गए, 72 इंटू 10 की घात 9, और 10 की घात -6, 10 की घात -6 कितनी हो गई -12, 3 तिया कितने होते हैं 9, और 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात -4। ठीक है, 9 8 72, 10 की घात -4 को ऊपर लेके गए तो काय हो गई प्लस की, और यहाँ पर हो गया 8, 10 की घात 12 में से 9 गए तो कितना बचा 10 की घात -3, और ये 10 की घात -4 ऊपर जाएगी तो काय हो जाएगी प्लस की, अब 10 की घात 4 में से 1 गया तो कितना बचा 1 10, यानी कि कितना हो गया 80 न्यूटन का उनके ऊपर बल लग रहा होगा। अब इसी तरीके से करेगा कि आपको 2 बल दे दे, यानी कि बल का मान दे देगा और पूछ लेगा उसकी दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा स्टार्ट होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम वहाँ पर निकालेंगे, बिंदु आवेश के कारण भी निकालेंगे, और वैद्युत द्विध्रुव भी इसी के अंदर समझा देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।